तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और कुछ वर्ड्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आपको नहीं आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। इसका मतलब है कि कोई चीज़ आप कर सकते थे या फिर कोई चीज़ आपके पास हो सकती थी। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि ये वाला जो सेंस है कर सकते थे, इसमें तो ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो ये बात है पास हो सकती थी, मतलब कोई वस्तु आपके पास हो सकती थी, तो यहाँ पर आप कोई काम नहीं करते हैं बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वर्ब नहीं होगी, सिर्फ सब्जेक्ट होगा, कुड हैव होगा और ऑब्जेक्ट होगा। देखिए कैसे, तुम वहां जा सकते थे, तो मतलब कोई कार्य कर सकते थे, तो इसमें तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव गॉन देयर। अब यहाँ पर देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, कुड हैव आपका स्ट्रक्चर से आ गया है जो कि मॉडल वर्ब है, उसके बाद गॉन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद देयर आपका ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज हुआ है। तो यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहाँ जा सकते थे। तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपने दी नहीं है, बल्कि आप कुछ कार्य के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो यहाँ पर देखिए कोई कार्य नहीं है, सिर्फ हम उसे बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कार हो सकती थी, मतलब किसी के पास कुछ हो सकता था उस वाले सेंस में। तो देखिए कैसे बोलोगे, यू कुड हैव ए कार, यानी कि आपके पास एक कार हो सकती थी। तो यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट है, कुड हैव आपका स्ट्रक्चर से है, लेकिन यहाँ पर कार आपका ऑब्जेक्ट की तरह बता रहा है। यहाँ पर देखिए कोई वर्ब नहीं है। वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो। तो कार कोई, मतलब यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वर्ब नहीं है। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। जहाँ पर भी पास वाली चीज़ आती है वहाँ पर वर्ब नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है करने वाले हैं, किसी चीज़ को, किसी काम को कोई सब्जेक्ट करने वाला है, उस वाले सेंस में आप अबाउट टू का यूज़ करते हैं। कई बार आप ऐसे करते हैं जैसे कि यार वो आने वाला है या फिर मैं बस इसे करने वाला हूँ, तो इस तरह के वर्ड्स को आप इसमें यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर देखिए वैसे तो मैंने लिख दिया है करने वाले हैं, ये प्रेजेंट के सेंस को दिखा रहा है। ये वाला हिंदी का वाक्य करने वाले हैं प्रेजेंट को दिखा रहा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं करने वाले थे, तो ये दिखाएगा पास्ट वाले सेंस को। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर मैंने किसी पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखा है, क्योंकि यदि आप प्रेजेंट में बोलोगे तो फिर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी जो कि होगी इज एम आर। और यदि पास्ट को आपको बनाना है तो आपको वाज वर्ब का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैं आने वाला हूँ, तो मैं आने वाला हूँ ये हम प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं। मैं प्रेजेंट में, वर्तमान काल में मैं आने वाला हूँ, या फिर वह आने वाला है, कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट। तो कैसे बोलोगे, आई एम अबाउट टू कम, मैं बस आने वाला हूँ, या फिर कुछ कोई काम बस होने वाला है उस वाले सेंस में। लेकिन यहाँ पर देखिए वह खेलने वाला है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गई, क्योंकि ही के साथ इज आता है, एम नहीं आ सकता। तो ही इज अबाउट टू प्ले, वह खेलने वाला है, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम जाने वाले हो, तो बोलोगे यू आर अबाउट टू गो, तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। लेकिन यदि आप इनको ही पास्ट में बोलना चाहते हैं, कई बार ऐसा भी तो होगा, आप बोलोगे वो करने वाला था, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोलना है मैं आने वाला हूं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं मैं आने वाला था। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश में क्या चेंज करना है, इंग्लिश में सिर्फ जो एम है इसको हटा करके वाज लगा देना है। आई वाज अबाउट टू कम, मैं आने वाला था, वह खेलने वाला था, तो कैसे बोलोगे ही वाज अबाउट टू प्ले, वह खेलने वाला था। तुम जाने वाले थे, तो बोलोगे यू वर अबाउट टू गो। तो इस तरह से आपको इज़ेम को हटाना है और वाज वर को उसके स्थान पर लगा देना है। तो इस तरह से आप अबाउट टू का यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें वुड हैव। वुड हैव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज पास होगी और कोई किसी काम को खत्म कर चुका होगा। ये दोनों ही इसके सेंस निकलेंगे, जैसे कि पीछे थे ऐसे ही यहाँ पर है। मतलब किसी के पास प्रेजेंट में कुछ होगा, कई बार आप ऐसे बोलते हैं यार इसके पास एक फ़ोन होगा, इसके पास 500 रुपये होंगे, इसके पास एक अच्छी कार होगी, तो मतलब आप प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा है काम कर चुका होगा,
इसका मतलब है कि प्रेजेंट तक किसी काम को कोई व्यक्ति कोई सब्जेक्ट कर चुका होगा। तो उस वाक्य को बताने के लिए आपको वुड हैव का ही यूज करना है। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वुड हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जहां पर भी मॉडल के साथ हैव आएगा, जैसे मॉडल यहाँ पर क्या है वुड, तो वुड के साथ मैंने लिखा है हैव, और यदि उसमें कोई वर्ब है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यदि वर्ब नहीं है तो आप लिखोगे कैसे, देखिए कैसे, उसके पास पेन होगा, तो कैसे बोलोगे, ही वुड हैव ए पेन। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है तो हमने सीधा सब्जेक्ट लिखा, ही वुड हैव लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि वर्ब है ही नहीं, उसके पास एक पेन होगा, ही वुड हैव ए पेन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वुड का मतलब तो होता है, उसके पास एक पेन होता, तो देखिए वो वाले जो वाक्य है, वो वाला जो सेंस है, वो कंडीशनल सेंटेंसेज में निकलेगा। जब आप इसके साथ कोई और वाक्य अटैच करके बोलोगे और कंडीशनल वाला सेंस निकालोगे। यदि आपको कंडीशनल सेंटेंसेज नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए कंडीशनल वाली को, वहां पर आपको अच्छे से समझाया गया है। वह खेल चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। यहाँ पर वर्ब है खेलना, तो खेलने का हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया प्लेड, प्ले की प्लेड, तो इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। अब यहाँ पर वॉच्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, यदि कोई मूवी वगैरह की बात है तो अब कुछ भी देखना हो सकता है, भाई सर्कस देखने गए हो, मूवी देखने गए हो, या कुछ और चीज़ देखने गए हो, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है, जो सूट करता है वो आपको लगा देना है, वॉच या सीन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्ब वाला सेक्शन है उसमें हमने वर्ब लगाई है, और जो वर्ब वाला सेक्शन नहीं है उसमें वर्ब को हमने खाली छोड़ दिया है, और वर्ब वाला सेक्शन उसमें नहीं है जहाँ पर किसी वस्तु के किसी के पास होने की बात होती है, तो उसके पास पेन होगा, यहाँ पर पास की बात है, तो यहाँ पर आपने वर्ब नहीं लिखी, तो कैसे बोलोगे, ही वुड हैव ए पेन। इस तरह से आपको समझना है वुड हैव को। तो आप इसे डेली लाइफ में ज़रूर यूज कीजिए। मुझे पता है आप कई बार भूल जाते हैं कि किस कहाँ पर कौन सा आएगा, तो आपको इनको लिखना है, और यदि नहीं लिखना चाहते तो आप हमारी बुक को भी बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट है कैन बी। कैन बी का मतलब है हो सकते हैं। अब कोई कहीं पर हो सकता है, ये वाला सेंस भी निकाल सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कैन बी है, फिर अदर वर्ड्स है, इस तरह से आपको इसे समझना है। तो देखिए वह घर पर हो सकता है, तो कैसे बोलोगे, ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। नेक्स्ट है मम्मी रसोई में हो सकती है, तो मम्मी कैन बी इन किचन। इस तरह से आप कैन का यूज नहीं करना चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप मे का यूज कर सकते हैं, ही मे बी एट होम, और ही मे बी इन किचन, या फिर मम्मी मे बी इन किचन, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसका आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसका अंदाजा होना चाहिए कि भाई मैं सेंटेंस जो बोल रहा हूँ उसका रियल सेंस निकालना मुझे क्या है। जब आपको ये बात पता होगी कि मुझे क्या सेंस निकालना है और इंग्लिश के कौन से वर्ड से वो सेंस निकलेगा, तब आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। और बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और धीरे धीरे आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे, और आप समझने लगोगे कि दूसरा व्यक्ति क्या बोलना चाहता है, या फिर आप दूसरे को क्या समझाना चाहते हैं। तो कैन बी को आपको इस तरह से समझना है। उसके बाद है हमारा विल बी। विल बी का मतलब होता है रहा होगा। मैंने हमेशा आपको बताया है विल कहाँ पर यूज करते हैं, आप खुद बताइए विल कहाँ पर यूज करते हैं। विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो, जो मतलब फ्यूचर का कोई सा भी भाग हो, फ्यूचर इंडेफिनेट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तब में आप विल का यूज करते हैं। किसी में विल, किसी में विल बी, किसी में विल हैव, किसी में विल हैव बीन। तो विल से हमें क्या समझ में आया, विल से हमें समझ में आया कि विल का यूज हमेशा फ्यूचर में होगा और ये फ्यूचर की ही बातें करेगा। तो यहाँ पर जो रहा होगा वाला सेंस है ये भी फ्यूचर के लिए होगा, कि फ्यूचर में कोई कार्य कोई सब्जेक्ट कर रहा होगा, ये वाला सेंस। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल भी आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसको मैच करो, ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बैठेगा। देखिए एग्जांपल, वह खेल रहा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है वो प्रेजेंट में खेल रहा होगा। यदि वो प्रेजेंट में खेल रहा होगा, आपको ऐसा बोलना है, तब आपको विल का यूज नहीं करना, वुड का यूज करना है। यदि वो फ्यूचर में खेल रहा होगा तब आपको विल का यूज करना है। तो कैसे बोलोगे, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा आने वाले समय में, इसका यह मतलब है। और ही वुड बी प्लेइंग, वह प्रेजेंट में खेल रहा होगा। वो देख रहे होंगे, तो कैसे बोलोगे, दे विल बी वॉचिंग, वे कुछ देख रहे होंगे आने वाले समय में। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। नेक्स्ट है आपका कुड। कुड का मतलब देखिए क्या होता है, कुड का मतलब होता है सका या फिर पाया। मतलब कोई किसी काम को कर सका, कर पाया, नहीं कर सका, नहीं कर पाया, दोनों ही बना सकते हैं, नेगेटिव
और सिंपल सेंटेंसेस दोनों। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर कुड आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एक बात तो आपको पता ही होगी कि हम किसी भी मॉडल वर्ब का, चाहे कुड हो, वुड हो, शुड हो, कोई सी भी हो, सब मॉडल वर्ब का यूज सब सेंटेंस जो सब्जेक्ट होते हैं आपके सेंटेंस में सबके साथ कर सकते हैं, और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि वो सिंपल आ रही है, जैसे कुड अकेला है, यदि इसके साथ हैव लगेगा तो अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ हैव आ गया, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन जब अकेला आएगा तो कोई भी मॉडल वर्ब हो, अकेला आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनको आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैं नहीं कर पाया तो कैसे बोलोगे? आई कुड नॉट डू या फिर आई कुडंट डू। नेक्स्ट है वो नहीं जा पाया या फिर वो नहीं जा सका। कुछ भी बोल सकते हैं भाई, मैं नहीं कर सका, मैं नहीं जा सका, वो नहीं जा सका। अब सका बोले या पाया बोले बात एक ही है, तो कैसे बोलोगे? ही कुडंट गो, वह नहीं जा सका या फिर वो नहीं जा सका। नेक्स्ट है आपका इसमें वो देख नहीं सका, तो या फिर वो देख नहीं सकी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो सी कुड नॉट सी, इस तरह से। तो यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, सका की जगह सकी लिखना था। तो वो देख नहीं सकी, शी कुड नॉट सी या फिर वॉच। तो इस तरह से आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें हमारा, देखिए आपने यदि अभी तक हमारी बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। और ये एक PDF है, कोई फिजिकल बुक नहीं है। कभी आप सोचने लगोगे भी हमारे एड्रेस पर आएगी, किसी के एड्रेस पर कोई बुक नहीं आएगी। जैसे ही पेमेंट करोगे तुरंत आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ ये सारी चीज़ें मैंने इन बुक में कवर की हुई हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखिए हैज़ और हैव। हैज़ हैव का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? हैज़ और हैव का यूज़ हम दो जगह पर करते हैं। एक होगा सिंपल प्रेजेंट। अब बोलोगे सिंपल प्रेजेंट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ पर करते हैं सर हम हैज़ हैव का यूज़? तो देखिए सिंपल प्रेजेंट अलग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है जिसमें वर्ब नहीं होगी। अब देखिए कैसे, इसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है, हैज़ हैव लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, कोई वर्ब वगैरह नहीं होगी। मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट में कोई वर्ब नहीं होगी, और इसमें बात होगी किसी के पास कुछ है। प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है और किसी के पास कुछ होगा। देखिए किसी के पास कुछ होगा, यहाँ पर जो हम हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि भाई सच में इसके पास है या नहीं है, लेकिन किसी के पास कुछ है इसमें हम क्लियर है। जैसे तुम्हारे पास एक कार है, तो इसमें मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ कि भाई आपके पास एक कार है। यदि मैं बोलने लगूँ तुम्हारे पास एक कार होगी, तो यहाँ पर मैं क्लियर नहीं हूँ कि तुम्हारे पास कार है भी या नहीं है। तो किसी के पास कुछ है तो वहाँ पर आपको हैज और हैव का यूज़ करना है प्रेजेंट के लिए। और यदि आप क्लियर नहीं है, आपको होगा बनाना है कि भाई उसके पास होगी नहीं होगी, तब आपको वुड हैव का यूज़ करना है। तो देखिए कैसे बोलोगे, मेरे पास कार है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर भी डाउट आ जाता है, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। अब मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, तो सर हिंदी में तो एक लगाया ही नहीं, मेरे पास एक कार है। तो ये इंग्लिश का रूल है, इसे हमेशा याद रखना। यदि कोई चीज़ एक है तो वो आपको दिखानी पड़ेगी ए लगाकर या फिर एन लगाकर, जो भी आपको दिखाना है। तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पर चाहे आप दिखाओ या ना दिखाओ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपको ए लगाना पड़ेगा यदि किसी एक चीज़ के बारे में आप बात करते हैं। आई हैव कार, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आपको यदि एक से ज़्यादा है तब भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। दो है तो आई हैव टू कार्स, इस तरह से लिखना है, और यदि एक है तो ए लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास पैसे हैं, तो इसको बोलोगे यू हैव मनी। हम किसी को बता नहीं रहे हैं, मतलब हम किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि उसको बता रहे हैं कि आपके पास पैसे हैं, इस तरह से। उसके पास लैपटॉप है, तो बोलोगे ही हैज़ ए लैपटॉप। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें हमारा मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद होगा, मतलब शायद किसी के पास कुछ होगा या फिर शायद कोई किसी कार्य को कर चुका होगा, मतलब सेंस है वो पॉसिबिलिटी कम कर देता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर मे हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है। उसके पास शायद कार होगी, तो कैसे बोलोगे? ही मे हैव ए कार, शायद उसके पास कार होगी, ही मे हैव ए कार। नेक्स्ट है वह शायद खेल चुका होगा, तो ही मे हैव प्लेड, इस तरह से बोल सकते हैं। तुम शायद पढ़ चुके होंगे, यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से शायद किसी के पास कुछ होगा या फिर शायद कोई कार्य कर चुका होगा, उसमें आपको मे हैव का यूज कर देना है। पॉसिबिलिटी इसमें बीच की सी होती है भाई, 50% आप बोल सकते हैं कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कोई किसी को कुछ कार्य करना पड़ रहा है।
सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैविंग है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, फिर हैविंग टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए कैसे, मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो कैसे बोलोगे, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है तो कैसे बोलोगे, ही इज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था तो बोलोगे यू वर हैविंग टू ईट। तो किसी को कुछ करना पड़ रहा है या फिर पड़ रहा था, उसमें आप अपनी हेल्पिंग वर्ब चेंज करके दोनों सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। प्रेजेंट में बनाना है तो प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में बनाना है तो पास्ट वाली। नेक्स्ट है इसमें शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का हम यूज करते हैं जब हम किसी को सलाह देते हैं या फिर किसी से कोई सलाह लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर शुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, तुम्हें जाना चाहिए तो कैसे बोलोगे, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए तो कैसे बोलोगे, ही शुड थिंक, भाई उसे थोड़ा सा सोचना चाहिए तो बोल सकते हैं ही शुड थिंक। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क। इस तरह से आप शुड को बना सकते हैं। उसके बाद है हमारा इसमें डू और डज। डू डज का हम कहाँ पर यूज करते हैं, लिखा हुआ आपके सामने, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। स्ट्रक्चर में आपको हमेशा डू डज के बाद नॉट लगाना है यदि नेगेटिव सेंटेंसेज है, और यदि इंटरोगेटिव है तो नेगेटिव में आप नॉट, जब इंटरोगेटिव है तो नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कोई कुछ नहीं करता है, ये वाला सेंस निकलेगा। वह नहीं जाता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं सोता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो मतलब डेली बेसिस पर कोई किसी कार्य को नहीं करता है, उसमें आपको डू डज को लिखना है। तो ही डज नॉट गो, आप नहीं देखते या फिर आप नहीं देखते हैं तो बोलोगे यू डू नॉट वॉच। नेक्स्ट है क्या वे नहीं जाते, तो इसमें आप बोलोगे डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो। तो इस तरह से आपको डू और डज को समझना है। तो नेक्स्ट है इसमें शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। ये दोनों ही शुड बी के मीनिंग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें, और फिर शुड बी के बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। उसे घर पर होना चाहिए, कैसे बोलोगे, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलोगे शी शुड बी स्टडिंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, शी शुड बी स्टडिंग। तो इसमें नेक्स्ट है कैन। कैन का मतलब होता है किसी की, जब आप एबिलिटी को दिखाते हैं, किसी की क्षमता को दिखाते हैं, कार्य क्षमता को दिखाते हैं। इसका वैसे हिंदी में सेंस है सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है जैसे कि हर मॉडल वर्ब का है। हमेशा कैन या फिर कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आगे पीछे होंगे ही हमेशा। तो वह कर सकता है तो बोलोगे ही कैन डू। यदि आप बोलते हैं वह यह कर सकता है तो बोलोगे ही कैन डू इट। वह कर सकता है, ही कैन डू दैट, इस तरह से बोल सकते हैं। हम आ सकते हैं तो बोलोगे वी कैन कम। वो देख सकता है तो बोल सकते हैं ही कैन वॉच। तो कोई कुछ कर सकता है, उसकी एबिलिटी को बताने के लिए आपको कैन का यूज करना है। उसके बाद है डिड। डिड का यूज हम सिर्फ, जैसे आपने डू डज का यूज किया था, डू डज का तो किया था प्रेजेंट में, उसी तरह से यदि डू डज के स्थान पर हम डिड का यूज करेंगे तो बस डिड हमें पास्ट में पहुंचा देगा, बाकी सेंस वही रहेगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, हमने जो यूज किया था डू और डज, उसमें हमने टेंसेज में यूज किया था। टेंस में किस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। लेकिन हम डिड को प्रेजेंट के पास्ट के इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं और सिंपल पास्ट में यूज कर सकते हैं उसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए कैसे बनेंगे। इसका सेंस होगा किसी के पास कुछ नहीं था, मतलब किसी के पास पास्ट में कुछ नहीं था, इस वाले सेंस को बनाने के लिए। जैसे कि मेरे पास कार नहीं थी तो आप बोलोगे आई डिड नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे तो आप बोलोगे डिड यू नॉट हैव मनी। इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके पास पैसे नहीं थे तो बोलोगे ही डिड नॉट हैव मनी। इसमें आप बता रहे हैं। तो इस तरह से आपको डिड का यूज करना। दो जगह पर होगा, एक होगा पास्ट के इंडेफिनेट में जो कि टेंसेस का होगा, और एक होगा सिंपल पास्ट में जिसमें वर्ब नहीं होती है। इसमें देखिए वर्ब नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब है आवश्यक या फिर जरूर, मतलब कोई चीज़ जरूर होगी, इस तरह से। इसका स्ट्रक्चर से बिल्कुल आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट बी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। वह पक्का घर पर हो सकता है तो बोलोगे ही मस्ट बी एट होम। वह पक्का देख रहा होगा तो बोलोगे ही मस्ट बी वॉचिंग। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा।
और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।